मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है मुंबई हमलों के गुनहगारों को पाकिस्तान कब देगा सजा। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। 26/11 को आज 12 साल बीत चुके हैं और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो इन आंखों की देखी है। पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने उस दिन देर रात मुंबई को और मुंबई के आसपास के इलाकों को और मुंबई के दिल को लूहलुहान कर दिया था। मेरे लिए अब भी उस दिन की यादें उतनी ही ताजा है जितना उस दिन मैंने महसूस किया था। देख सकते हैं आप मेरी ये तस्वीर 27 तारीख की रात को ली गई है। तब मैं ताज टावर के सामने बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा था और क्योंकि वहां पर लगातार गोलियां चल रही थी, एकाएक गोलियां पत्रकारों के सर के ऊपर से गुजरती है, हमारे सर के ऊपर से गुजरती है और तभी सुरक्षा बलों के कुछ लोग दौड़े दौड़े आते हैं और हमें कहते हैं कृपया आप लेट जाइए वरना आपको भी गोली लग सकती है। ऐसे में हम क्या करते? प्राइम टाइम का बुलेटिन चल रहा था और प्राइम टाइम के उस बुलेटिन में हमें पल पल की खबर देनी थी। एक तरफ खून खौल रहा था ये देखकर कि देश की एक सबसे बड़ी और पुरानी इमारत को, सीएसटी को, नरीमन हाउस को, साथ ही साथ ओबेरॉन ट्राइडेंट होटल को, ताज होटल्स एंड टावर्स को, ताज टावर्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। 2 जगह मुंबई में टैक्सी के ब्लास्ट हो चुके थे। एक जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जो कि पाकिस्तानी था उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन फिर भी 158 लोग मारे जा चुके थे। अभी भी और लोगों के मारे जाने का सिलसिला होना था क्योंकि उसमें हमारे कई जांबाज मेजर और हमारे जांबाज पुलिस अफसर भी शहीद हुए हैं। तुकाराम ओमले शहीद हुए हैं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए हैं। ये देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची थी उस वक्त मुंबई के नरीमन पॉइंट के आसपास। इस सर्कल पर लोग भाग रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश हो रही थी और सबसे पहला हमला हुआ था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। उसके बाद हमला होता है लियोपोल्ड कैफे पर। लियोपोल्ड कैफे पर 4 लोग जाते हैं और उसके बाद वो ताज टावर में घुस जाते हैं। उनमें से 2 लोग नरीमन हाउस चले जाते हैं और बाकी के 2 लोग चले जाते हैं ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल। और उसके बाद शुरू होता है दुनिया के सबसे खतरनाक और हौलनाक और खौफनाक आतंकी हमलों में से एक 26/11। जैसे ही मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों के हमले का इनपुट मुझे मिला था, मैं बिना देरी किए दिल्ली से मुंबई रवाना हो गया था। अगले दिन सुबह यानी 27 तारीख को मैं मुंबई पहुंच चुका था और जहां ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां ताज के टावर से लगातार गोलियां चल रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा। आने वाली गोली किसको लगी थी, किसको लगेगी। उस वक्त सिक्योरिटी ने हमें आगाह किया कि आप लोगों की जान भी जोखिम में है, लिहाजा अपना ध्यान रखें, लेकिन हम अपनी ड्यूटी को निभाते रहे। सुरक्षा बलों ने हमें इस पॉइंट के आगे जाने से रोका भी था और इसलिए मैं यहीं से लेटकर रिपोर्टिंग करता रहा। मेरा मकसद था कि अपने दर्शकों तक हर खबर पहुंचा सकूं। ताज की हेरिटेज बिल्डिंग और ताज टावर में एनएसजी कमांडो और मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था। हमारे जांबाज ये भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ जो गेस्ट फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता और बाहर हमारे साथ उनके परिवार वाले भी उनके लिए बेहद परेशान थे। मैंने कई लोगों को बेबसी से रोते हुए देखा है। मैंने कई लोगों को तस्वीरें लेते हुए कफ परेड और नरीमन पॉइंट के आसपास घूमते हुए देखा है। उसमें अमीर गरीब सब शामिल थे। कोई सीएसटी में अपने लोगों को ढूंढ रहा था, कोई नरीमन पॉइंट पर खड़ा था ट्राइडेंट होटल के सामने और बोल रहा था क्या आपने मेरे इस रिश्तेदार को देखा है, ये फलाने रूम नंबर में टिका हुआ है। हमारी एक पत्रकार साथी ताज होटल के अंदर रुकी हुई थी, उनके पति को मैं लगातार देख रहा था। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी भी तरह से अगर कोई संपर्क किसी एनएसजी कमांडो से होता है, लेकिन उस वक्त किसी को भी ऑपरेशन में डिस्टर्ब करना ठीक और मुनासिब नहीं था। ये तमाम लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, आंखों में आंसू थे। ये सब देखने के बाद मेरे मन में ख्याल भी आया था कि क्या कोई मानवता का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है? क्या कोई निर्ममता से बेकसूरों को चुन चुन कर गोलियों से इस तरह भून सकता है? वो मंजर भूलने लायक नहीं था। आतंकियों ने ताज को आग की गोले में बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने देखा कि हमारे जांबाज देश की खातिर सब कुछ दांव पर लगा चुके थे और आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे थे। इसके 12 साल हो जाने के बावजूद भी इंसाफ अभी भी बाकी है। हाफिज सईद जो इस पूरे के पूरे हमले का मास्टरमाइंड था,
जकीउर रहमान लखवी जो इस पूरे के पूरे हमले का मास्टरमाइंड था, आईएसआई जो कि इस पूरे के पूरे हमले की मास्टरमाइंड थी, पाकिस्तान की सरकार जो लगातार डिनाई करती रही, जिसकी स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, वो पूरी की पूरी 26/11 की जिम्मेदार थी। 12 साल बाद भी उन लोगों का इंसाफ नहीं हुआ है जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से पैनल होगा, हमारे जांबाज शूरवीर होंगे जिन्होंने सीमा पर हमारी रक्षा की है, और साथ ही साथ वो प्रत्यक्षदर्शी होंगे जिन्होंने अजमल अमीर कसाब की गोलियों को अपने शरीर पर महसूस किया। ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये अपडेट वाली रिपोर्ट। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या मोदी 2.0 को 26/11 का बदला लेना चाहिए? मोदी सरकार से क्या जनता ये उम्मीद करे? आप शो के दौरान अपना जवाब हाँ या ना में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर आ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, और इस शो के दौरान हम आपके जवाब भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, कोई विचार है, कोई कमेंट है, तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर शो में शामिल होना चाहते हैं तो यही रिक्वेस्ट कृपया मेरे टेलीफोन पर ना भेजें, इस नंबर पर भेज दें। मैं सीधे अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। भारत और पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे, हमारे माननीय दर्शक। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब को, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। इनका पद इनके कद से कहीं छोटा है, इनका कद सबसे बड़ा है, पद दूसरे पायदान पर मायने रखता है। RSN सिंह साहब है, जाने माने रक्षा और विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ फकर यूसुफ जही साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। मेरे साथ डॉक्टर निशात अहमद खान है, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे साथ उज्जवल निकम साहब है, जिन्होंने अजमल अमीर कसाब का पूरा केस लड़ा, लगातार लड़ा, और हर बार हर हीरिंग के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोज किया। फकर यूसुफ जही साहब, इसके अलावा और मैं आपको बता दूं डॉक्टर निशात अहमद खान साहब 2 आई विटनेस भी हैं, जिन्होंने आपके भेजे हुए कसाब को भेजा था जिसको फांसी की सजा हुई। मारुति माधव फट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा कसाब को उस गली के अंदर कामा हॉस्पिटल के सामने। फट साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जांबाजी से विजय सालस्कर, अशोक कामटे और साथ ही साथ जो हमारे हेमंत करकरे साहब थे उनको देखा और उनको इमरजेंसी में उनको वहां से रवाना करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो गोलियां खा के शहीद हो चुके थे। मेरे साथ संदीप खिरकटकर हैं, ये RAF में इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने कसाब को 500 मीटर की दूरी पर रोककर फायरिंग की, जिसके चलते कई लोगों की जान बच गई। सबसे पहले खान साहब जानना चाहता हूं, मतलब हमारी फिल्मों में तो मुन्नी और शीला बदनाम हुई थी, गानों में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये मजाक का विषय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो दुनिया में बदनाम हो चुका है, कभी 9/11 के लिए, कभी 26/11 के लिए, कभी 7/7 के लिए। हर आतंकवादी का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों निकलता है? खान साहब बता दीजिए, क्यों पाया जाता है आपका खास आदमी, क्या नाम है उसका, आतंकी ओसामा बिन लादेन आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगल में? और आप मुझे बताइए, ये हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी को कब तक पालेंगे आप? कब तक बदनामी मोल लेते रहेंगे ऐसी? अच्छा, आप सुनिए मुझे ना, मैं हैरान हूं आपकी जितनी भी मुल्क की एजेंसीज हैं। आपने बात की कि एक कश्ती पे सवार होकर अजमल कसाब नाम का कोई मलून या मनहूस आदमी आपके मुल्क में दाखिल हो गया। सर जियो टीवी ने क्या दिखाया था बताइए ना, उसका वालिद दिखाया था, उसकी चची जान दिखाई थी जियो टीवी ने, वो रिपोर्ट दिखा दूं आपको तब मानेंगे। बोलने दे, मुझे बोलने दें आप एक दफा, कि आपकी एजेंसी सोई हुई थी या मरी हुई थी कि कश्ती में बैठ के ठट्टा से दहशतगर्द आपके मुंबई में पहुंच गए और आपके लोगों को मार के चले गए? कहां थी वो एजेंसियां? कौन सा ये मुल्क है कि जिसमें दहशतगर्द कश्तियों के जरिए घुस गए आपके मुल्क में? आप याद कीजिए, आप ये 200-300 आदमियों की बात करते हैं, आप ही के लोग थे जिनको आप तंग करते हैं। आपके मुल्क में आतंकवादी हैं, वो लोग आपके मुल्क में हंगामे करते हैं, वही दहशतगर्दी करते हैं, वही हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। आपके पास तो प्रूफ ये है कि अजमल कसाब से पाकिस्तान की टॉफियां और दूध के डब्बे बरामद हो गए। भाई, पाकिस्तान के दूध के डब्बे बरामद हो गए, हमने तो आपका पूरा बंदा कलभूषण यहां से बरामद कर दिया। आपके पास प्रूफ क्या है कि कसाब हमारा पाकिस्तान का था? क्यों इल्जाम लगाते हैं? वालों की लाश की ले गए, कसाब की ले जाते कम से कम। जरा निकालिए डॉसियर, निकालिए अजमल अमीर कसाब का। जियो टीवी ने क्या क्या चलाया था, मैं अपने प्रोड्यूसर विवेक को रिक्वेस्ट करता हूँ, निकालिए अजमल अमीर कसाब का डॉसियर। और सबसे पहले जवाब देंगे उज्जवल निकम साहब। उज्जवल निकम साहब बताइए क्या क्या सबूत है इस जिंदा आतंकवादी के खिलाफ? खान साहब अपने अपनी बात कह दी, सुनिए उज्जवल निकम साहब का जवाब। जवाब देने दें,
नहीं, ये तो कोई बात नहीं है यार, मुझे बोलने तो दें आप। सर आपने अपनी बात कही, 1.5 मिनट का वक्त दिया मैंने आपको। उज्ज्वल निकम साहब फिर आ जाऊंगा आपके पास। जरा सुनिए, आपको पता नहीं होगा खान साहब, मैं इस्लामाबाद में खुद आया था। अरे खान साहब जरा चुप कीजिए, जरा सुन लीजिए हमारा। खान साहब, मैं उज्ज्वल निकम बात कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं और भारत सरकार के 3 डेलीगेशन हम इस्लामाबाद में आए थे। हमने पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर और होम मिनिस्टर से चर्चा की थी। कसाब को फांसी देने के बाद उनके पास सबूत दिए थे और उनका कहा था कि ये सबूत है हाफिज सईद के खिलाफ, जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ। उन्होंने हमको कहा कि हाँ हम जरूर करेंगे। मतलब तुमने साजिश का आरोप नहीं लगाया। आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया मीटिंग में। हम इंडिया में वापस आने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मार दिया गया। क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने इकबाली बयान हमारे सामने दिया। हाँ निकम साहब, हमारी गलती हो गई। आपकी यहाँ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सेफ नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? डेविड हेडली की हमने गवाही ली। डेविड हेडली ने बता दिया कि ISI और लश्कर तोयबा के किस तरह से ताल जुड़ी है। ईमेल करेस्पॉन्डेंस दिया। शिकागो कोर्ट ने डेविड हेडली को उस बयान पर 35 ईयर्स की सजा फरमाई और शिकागो कोर्ट ने यह भी परमिशन दे दी कि डेविड हेडली पाकिस्तान में गवाही दे सकता है। आप उसकी गवाही नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्यों डर रहे? इसका कोई जवाब है आपके पास खान साहब? जवाब मेरे पास डर गए। डेविड हेडली का बयान क्यों नहीं ले रहे? खाली आई वॉश के लिए FATF के चक्कर में आप कार्रवाई कर देते हैं। FATF के चक्कर में आप कार्रवाई कर देते हैं हाफिज सईद के लिए, लेकिन मुंबई हमले के गुनाह पर कोई सजा नहीं। डरते हैं हाफिज सईद से। आपका क्या मुल्क है? डरपोक मुल्क जो एक आतंकवादी से डरता है ना। हमारा मुल्क आतंकवादी करता है। वो मुल्क से आपके ही आतंकवादी आते हैं। पूरी दुनिया में आप लोग मशहूर हैं। और अरे कश्मीर में क्या कर रहे हो? कोशिश करते हैं। कश्मीर में 9/11 हमने करवाया था। 9/11 हमने करवाया था। लंदन बमिंग हमने करवाई थी। बख्शी साहब मैं आपको लाना चाहता हूँ यहाँ पर। सारी दुनिया में हम आतंकवादी बेचते हैं या सारी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवादी बेचता है? बताइए इनको जरा। दुनिया क्या सोचती है इनके बारे में, ये भी बताइए। देखिए, दिस इज अमेजिंग। ये यहां बैठ के हमारा शरेआम दुनिया का बेवकूफ बना रहे। मतलब इन्होंने, सारी दुनिया ने टेलीविजन पे देखा कैसे 10 पाकिस्तानी ट्रेंड आर्म्ड इक्विप्ड यहां आए, AK-47 से फायर खोला, वो किश्ती पकड़ी गई, वो बंदे सब वो इनमें से अजमल अमीर का सब हमारी गिरफ्त में आ गया। और उसके बाद भी ये लोग दुनिया का बेवकूफ बनाना चाहते हैं हमारा, और अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे नहीं थे, जबकि जियो टीवी ने खुद दिखाया। देखिए सर, रहमान खान पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट किया। मैं बोलता हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली जाए रहमान खान की। मेरे को आज एक चीज की फिक्र है, कैसे हिमाकत हुई पाकिस्तान की 26/11 की एनिवर्सरी पे फिर उसको दोहराने की कोशिश। ये तो दूसरी बात है कि हमने रोक दिया, मार डाले सारे, लेकिन कोशिश तो करी। इनका इरादा था फिर दोहराने का। अरे साहब, इसका मतलब बालाकोट का सभा काम भूल गए हैं। आप सोच रहे हैं कि चाइना आपको बचा देगा। बकवास। चाइना की मात्र 2 डिवीजन है वहां ईस्टर्न लद्दाख के सामने, हमारी 3 से ज्यादा है। कुछ नहीं कर सकेगा चीन आपको बचाने। आपने ऐसी उल्टी जुर्रत करी, आप पिटेंगे। गिठान बांध लीजिए, आप मार खाएंगे अच्छी तगड़ी, बालाकोट से दुगनी तिगनी 10 गुनी। मत अपने को जोखिम में डालिए। हम पड़ोसी नहीं बन सकते। आप खुरापाती पड़ोसी हैं, खुरापाती पड़ोसी हैं, लेकिन याद रखिए हमको नक्शे बदलना आता है। और 1971 में था भारत की फौज में, जब हमने ये हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल दिया था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। याद है आपको? याद है? लगता है याद दिलाने की जरूरत है। आप बोलते रहिए, नहीं तो आप फिर ऐसी हिमाकत नहीं करते। आपकी जैशे मोहम्मद को जरा आप चाबुक में रखिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। आपने क्या समझा है भारतीय खून इतना सस्ता है कि आप जब चाहे आके बहा दें। एक 26/11 के हमारे घाव नहीं भरे, आप दूसरा करने की प्लानिंग में आ गए हैं। साहब आप सोच लीजिए, आप लोग लाला लैंड में रह रहे हैं।
पाकिस्तान के लोग लाला लैंड में रह रहे हैं। आपको बड़ा झटका लगने वाला है। आपकी इकोनॉमी तबाही की मंजर पे है। तबाही, सब आपका खत्म हो जाएगा। आप लड़के तो देखिए, आपकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। कोई पैसा देने को राजी नहीं है आपको, ना सऊदी अरेबिया ना अमेरिका। जनरल साहब, अभी तो आपकी इतनी बात सुन के उनका गला खराब हो गया है। शो खत्म होते होते बुखार आ जाएगा। आपकी इतनी बात सुन के उनका गला खराब हो गया है। खा कर रहे हैं खान साहब, थोड़ी देर बाद इनको बुखार भी आ जाएगा। सर, कोविड टेस्ट करवा लेना। पता है मुझे पाकिस्तान में होता नहीं है। आप सैंपल इंडिया भिजवा देना, हम कर्सी करवा के भेज देंगे। हम बड़े मानवता के काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फकर साहब के पास चलता हूँ। फकर साहब, बताइए, आप तो बड़े न्यायप्रिय देश है ना, तो 26/11 के गुनाहगारों पर 12 साल बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों मुकदमे चलते हैं, डेट पे डेट पड़ती रहती है, आज तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं? क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मार दिया जाता है जब उज्ज्वल निकाम साहब आपसे मिलके आते हैं? क्यों आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि हाँ 26/11 हमने कराया था, वर्ल्ड वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? बोलिए। 26/11 के हवाले से जो आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं वो 9 फरवरी 2009 को इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने किया था, और उन्होंने ये बात नहीं की जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल यही कहा था सर आपने। अच्छा हुआ माना, रहमान मलिक खान साहब की बात मानी कि उन्होंने पीसी की थी। मान लिया आपने, चलिए, थैंक यू, मान लिया आपने। रहमान मलिक ने कहा था प्रोटोकॉल है वो कहां से मिल रहा था? रशिया से, अमेरिका से, स्पेन से, इन कंट्रीज से हुआ था। दीपक देखिए, बात अगर करेंगे ना, आपको फकर साहब लंबे लंबे डोसियर दिए आपको, हजारों पेजेस के। एक बार एस एम कृष्णा साहब के साथ मैं पाकिस्तान गया, दूसरी बार पी चिदंबरम साहब के साथ। हर उस बायलैटरल मीटिंग में शामिल रहा हूं जो हुई है कसाब और लखवी के लिए, या फिर हाफिज सईद और लखवी के लिए। क्या क्या बोलते थे आपके लोग, मुझे पता नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हैं आप नेशनल टीवी पर? आप तो मान गए ना, रहमान मलिक ने माना था। कसाब का घर किसने दिखाया था? जियो टीवी ने। जिसकी बात कर रहे हैं, कसाब का घर किसने दिखाया था? जियो टीवी ने। मैंने दिखाया था। कसाब पाकिस्तान का है, किसने दिखाया था? जियो टीवी ने, आपका चैनल था। देखिए दीपक, मेरी बात सुने। आप जितना मर्जी मतलब चिल्ला ले, उससे कोई फायदा नहीं है। बात अगर आप करेंगे टू द पॉइंट और मैं भी करूंगा तो शायद कोई कंक्लूजन निकल आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। बख्शी साहब जैसे जो हमारे बड़े सीनियर हैं, तो वो भी धमकियां देके कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। इससे मसले नहीं सॉर्ट आउट होते। देखिए, फिक्स एंड फिगर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आप लोगों ने बात की कि जिसको आपने बिठाया हुआ पैनलिस्ट, उनका मुझे नाम नहीं आता, कि वो कह रहे कि मैं पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग आए थे। अजमल कसाब के साथ उनको क्यों नहीं मिलने दिया गया? उनकी गवाही क्यों नहीं लेने दी गई? आप कहते हैं कि कलभूषण से जबरदस्ती बयान दिलवाया गया, तो यही बात पाकिस्तान भी करता है कि अजमल कसाब से आपने जबरदस्ती बयान दिलवाया। अगर अदालती काम कहते हैं तो अदालत में जाके वो बयान दिया जाता है, तो तब वो इंटरनेशनली और नेशनली, आपके लॉ में भी है, पाकिस्तान के लॉज में भी और इंटरनेशनल लॉज में भी है कि वो बयान तब माना जाता है। कितने फेक ट्रायल दिए गए अजमल कसाब को बताइए, फिर जनरल बख्शी और सिंह साहब। उज्ज्वल निकम साहब एक कमेंट, फिर सिंह साहब, फिर जनरल बख्शी। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। आप लोग पढ़ लिख के नहीं आते, पाकिस्तान का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वल निकम साहब बताइए, कितनी फेक ट्रायल दी गई कसाब को? इसका इस देश में विरोध भी हुआ। ये कहा गया कि चौराहे पे गोली मार दी जाए उसको। दीपक जी, इनको पता नहीं है। भाई साहब जरा मेरा सुन लीजिए। अभी बहुत अच्छी चीज, भाई साहब जरा मेरा सुन लीजिए, मैं क्या बात कह रहा हूँ। अरे भाई पहले सुन लीजिए हमारा, हम क्या कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, दुनिया में, पूरे दुनिया में ये पहला वक्त ऐसा होगा कि जो लाइव टेररिस्ट के खिलाफ जो ट्रायल चली, वो ओपन ट्रायल चली। हमने मीडिया को, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को कोर्ट में बैठाया था। कसाब के लिए 2 एडवोकेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। ओपन ट्रायल थी। मीडिया, हर कोई फॉरेन कंट्री का मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव था। और इतना ही नहीं, तो अजमल कसाब का इकबाली बयान पे हम नहीं डिपेंडेंट है। हमारे पास ऐसे संगीन सबूत जो मिले, जो आपके आका लोग कराची से कंट्रोल रूम से आदेश दे रहे थे ना, उसको हमने इंटरसेप्ट किया। और वो इंटरसेप्ट करने के बाद ये बात एफबीआई ने मान ली, हमने नहीं मानी। मैंने एफबीआई के 2 एजेंट एग्जामिन किए बंबई के कोर्ट में,
आपको कुछ पता नहीं है? आप जरा होमवर्क कीजिए, विदाउट होमवर्क चैनल पे मत आइए, पैनल डिस्कशन में मत आइए। या हर कोई बंदा का होमवर्क है। और हमने FBI के एजेंट को मुंबई के कोर्ट में एग्जामिन किया। नहीं, विदाउट होमवर्क नहीं, पूरा दिन। अरे जरा सुन लीजिए ना, सुनने के बाद आप जवाब दीजिए। मुझे वो कहानी आप ना सुनाएं, अपना प्रोपेगेंडा रखिए अपने पास, मुझे ये ना बताएं। अरे भैया, तुमको सुनने में कोई तकलीफ है क्या? बकते रहोगे। एक मिनट रुक जाइए, उज्ज्वल निकम जी को पूरा करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप दोनों लोग बोल चुके हैं, सिंह साहब बिल्कुल नहीं बोले, फिर जनरल बख्शी को बोलना है। उज्ज्वल साहब कंक्लूड करिए। फकर साहब आपको ऑडियो नहीं जा रहा है, उज्ज्वल साहब कंक्लूड करिए। डेविड हेडली ने जो ईमेल करस्पॉन्डेंस किया है, इनको पता नहीं है पाकिस्तानी मेरे दोस्त को, कि जो डेविड हेडली ने ईमेल करस्पॉन्डेंस जो दिया है, ईमेल करस्पॉन्डेंस से बात साफ जाहिर होती है। उसमें पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर के नंबर दिए, हमने वो सब पाकिस्तान को शेयर किया है। हमने पाकिस्तान को डोसियर के मार्फत शेयर किया, और पाकिस्तान को हमने ये भी दरखास्त की थी कि आप इनका एविडेंस लीजिए डेविड हेडली को। पाकिस्तान अब तक नहीं ले रहा है। आपने हाफिज सईद को क्यों नहीं अरेस्ट की? और इतना ही नहीं तो जकीउर रहमान लखवी जो लश्करी कमांडर है, उसके भी खिलाफ हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए। हमने सिर्फ कसाब का एविडेंस नहीं दिया, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, अमेरिकन FBI के एजेंट के दिए। इसलिए अमेरिका अब इसलिए पाकिस्तान अब चुपचाप बैठा है। हमारा यह कहना क्या, उन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप पाकिस्तान को दिखा सकते हैं। देखिए, फकर यूसुफ जही और खान साहब सुनिए, मैं सिंह साहब को इनवाइट कर रहा हूँ, आप दोनों नहीं बोलेंगे। सुनिए, भारत का सेंटीमेंट क्या है आपके बारे में? दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, चीरेंगे आपको। क्यों? सिंह साहब बताइए, क्या हश्र करना चाहिए इनका? 26/11 के 12 साल बीतने के बाद क्या आज मोदी 2.0 को एक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एक एयर स्ट्राइक फिर इन पर नहीं करनी चाहिए? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी लोग यहां पर। अगर हिंदुस्तान में ये कोई समझता है, कोई भी विश्लेषक की, नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में कोई भी विश्लेषक ये समझता है कि ये कभी सच बोलेंगे या ये कबूल करेंगे कि इन्होंने ये समुद्री जिहाद किया था, या पहली बार इतनी बड़ी एक मैरीटाइम जिहाद इन्होंने की थी, तो ये सबसे बड़ी भूल है। आपको मैं बता दूं, और ये दुनिया में कोई नहीं इसको डिस्प्यूट कर सकता, ये भी नहीं डिस्प्यूट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हर कोई जो लड़ता है वो इस्लाम के नाम पे वो जिहाद के करता है, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लड़ता है। और आपको बता दूं कि वहाँ पे जो लड़ाकू लोग हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नहीं पैदा होते, वो जैश ए मोहम्मद जैसे एकेडमी में पैदा होते हैं, वो लश्कर ए तोयबा के एकेडमी में पैदा करते हैं। और आज से नहीं, आप 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन, वो जिन्ना का, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें उसने कहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट एक्शन का एक फ्रंट है। तो ये फ्रंट इनको बनाने की बहुत पुरानी आदत है। आप साहब, आप फ्रांस में कुछ होता है, आप गाली देने लगते हो मैक्रोन को, ये हुआ, ब्लास्फेमी हो गई। और मोहम्मद साहब के नाम पर कोई सेना बनाता है तो तुमको शर्म नहीं आती? वो ब्लास्फेमी नहीं तुमको दिखता? और इस्लाम का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने, वो आपको नहीं, वो नहीं दिखता? और आप बताओ कि 47 में आपने कबीले भेजे, आपने 65 में जिब्राल्टर किया, 71 में अल बदर ब्रिगेड और अल शम्स ब्रिगेड आपने जमायते इस्लामी को इस्तेमाल किया बांग्लादेश में। तो ये मुल्क जो कि आपकी मिलिट्री को कहो कि थोड़ी शर्म करे कि ये जिहादियों के पीठ पर ये कितनी दिन ये चलोगे। और यहाँ पे आके ये कौन सी भाषा बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे ये भाषा नहीं समझ में आती है, कौन सी भाषा ये बोलते हो? और आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये कबूल करेंगे? इनके नस नस में जिहादी, इनका प्राइम मिनिस्टर जिहादी, इनका मिलिट्री जिहादी। और जिस दिन भारत इस चीज को समझ लेगा, जिस दिन आपको उस समय भी समझ में नहीं आई जब इनके यहाँ ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। अभी भी जब आपके
हमारे यहाँ के सिद्धू साहब जब झप्पी मार रहे थे इमरान खान के साथ, तो वहां पे भावलपुर में समुद्र, वहां के उनके स्विमिंग पूल में समुद्री जिहाद का उनका प्रशिक्षण हो रहा था। सियालकोट में लश्कर तोयबा का ये सोते जिहाद, जागते जिहाद, और ये आप उम्मीद करते हो अरे इनकी वो वही जिहादी कभी कभी इनके खिलाफ भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, तो वो जाके बच्चों को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में मार देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये निकालते हैं मोहम्मद साहब की तलवार, ज़रबे अज़्ब। अबे शर्म करो, शर्म करो ना। मोहम्मद साहब के नाम पे तुम सेना को रोकते हो और मोहम्मद साहब के नाम पे मुसलमानों पे तुम तलवार चलाते हो। ये क्या मुल्क है साहब, ये क्या मुल्क है? और तुमने इस्लाम का ठेका ले रखा है चारों तरफ, और यहां पे आके और बाकी चैनल में तुम अंग्रेजी बोलते हो। अरे तुमको तो कुछ भी दे दिया जाए, तुमको गाड़ी देते उसको तुम ये जिहादी वेपन बना देते हो, तुमको हवाई जहाज दे दिया जाए उसको तुम जिहादी वेपन बना, तुमको औरतों दे दी जाए उसको तुम जिहादी वेपन बना, तुमको बच्चे दे दिए जाए उसको तुम जिहादी वेपन बने। मतलब ये क्या जिहाद 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 जिहाद। और तुम एक ये बाइनरी बनाते हो कि ये इतने 100 साल का जिहाद, तुम एक कुलभूषण करबंदा इज इक्वल टू ये सॉरी कुलभूषण जाधव, मैं ओसामा बिन लादेन तुम्हारे कुलभूषण जाधव ने किया। ज़रबे अज़्ब के लिए तुमने वो, शर्म करो। वो ये है, अरे तुम क्या जवाब दोगे यार? तुम्हारी मिलिट्री कायर है, जब वो लड़ती है ना तो 90,000 प्रिजनर हो जाते हैं। जब तुम्हारी फौज लड़ती है तो 90,000 प्रिजनर हो जाते हैं। ठीक है, सुनिए सिंह साहब मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ, दो बार एक क्लिप सुनवाता हूँ। सिंह साहब मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट वेट करें, मैं 2 बार आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। मैंने ये क्लिप नहीं बनाई है, इनके चैनल जियो टीवी ने बनाई है, इनके चैनल जियो टीवी ने बनाई है। फुल फ्रेम दिखाइए, पहली बार फुल फ्रेम, दूसरी बार में इन सबको दिखा के फिर सवाल पूछेंगे कहाँ का था कसाब। दिखाइए वो क्लिप पूरी दिखाइए। फखर साहब बताइए, ये कसाब का गांव मैंने दिखाया था कि जियो टीवी ने दिखाया था? फिर क्या किया जियो टीवी के साथ आपने? ये कसाब का गांव था ना? दीपक मुझे मौका दें आप। बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा, मौका देने के लिए बिठाया। देख लिया आपने जियो टीवी पे कसाब का गांव, अब क्या बोलेंगे? आप तो करगिल में भी अपनों की लाशें नहीं लेके गए, इस कसाब नाम के लड़के को जिहाद के नाम पे मरवा दिया और उसके घर वालों को उसको सुपुर्दे खाक भी नहीं करने दिया। बेशरम है आप लोग। देखें तमीज से बात करें दीपक, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बहुत देर से। प्लीज खुदारा हम तमीज के दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत अच्छा होगा, मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। खान साहब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर आप देखिए जब सफेद झूठ बोलते हैं तो उसका यही मतलब निकलता है। फखर साहब बोलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बात के पीछे पड़े हुए कि अजमल कसाब फरीदकोट का था, तो अजमल कसाब जो है वो साहिवाल का था, तो अजमल कसाब जो है वो रहीम खान का था, वो जिधर का भी था। अगर कोई दहशतगर्द है तो वो दहशतगर्द है। मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करता कि वो जिसे कहते हैं ज़कीउर रहमान, तो हर दहशतगर्द का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों होता है? इसका भी जवाब दे दीजिए फखर। हर दहशतगर्द का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों होता है? किसी के लिए कोई वो नहीं है। देखिए किसी के लिए टेररिस्ट के लिए मेरे दिल में कोई जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। किसी वो देश छोड़ दीजिए फिर। मारे आपके यहाँ किसी को बेगुनाह मारते हैं, मेरे यहाँ किसी को बेगुनाह मारता है, तो उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। ठीक है खान साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात सुनिए संदीप खिरटकर की। आरएफ के इंस्पेक्टर है, 500 मीटर की दूरी पर इन्होंने कसाब को रोका था। संदीप जी बताइए क्या हुआ था उस दिन सीएसटी पर, बताइए। इनको मान नहीं रहे हैं। 26/11/2008 को सीएसटी में 21:40 पर 2 आतंकवादी आए थे। उसमें एक कसाब था और एक इस्माइल था, दोनों विदेशी थे। उन्होंने यहाँ आकर अंधाधुंध फायरिंग करके 59 लोगों की जान ली। जब हम लोगों ने उन्हें रिटार्ट करना चालू किया तो यहाँ से ये लोग भाग खड़े हुए। इसका मतलब ये मजबूत नहीं थे, डरपोक टाइप के थे दोनों, ये यहाँ से भाग गए थे वो लोग।
आपने कहा भाग गए, उसके बाद किस तरफ गए थे किरटकर साहब? और तब आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि कई लाशें वो गिरा चुके थे। कायर ही होगा जो बेगुनाह और निहत्थे लोगों को मार रहा हो। यहाँ से भागने के बाद तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्रिज से होते हुए हमारे अपने आज़ाद मैदान साइड गए थे ये लोग। जब वो लोग अपने हमारे क्षेत्र से बाहर साइड गए थे, वो पुलिस लोगों ने उनको घेर लिया था, तो हम लोग यहाँ जो CST में जो लोग पड़े थे उनको रेस्क्यू कर रहे थे। ठीक है, और कसाब को तुकाराम ओबले ने पकड़ा था, बहादुरी के साथ पकड़ा था। अनिल जैन के पास मुंबई में चलता हूं, कामा हॉस्पिटल गए थे, वहां फायरिंग किए थे। ठीक है उज्जवल साहब, एक मिनट। अनिल जैन मुंबई से, अनिल जैन एक क्विक कमेंट बताइए। आप पाकिस्तान के पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, 12 साल बाद भी जो इसके गुनाहगार हैं उन पर कार्रवाई नहीं, क्या करना चाहिए ऐसे में भारत को पाकिस्तान के साथ? सर ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। इनको पहले जैसा जो चमत्कार किया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, वैसे ही कुछ करके इनको समझाना पड़ेगा। इनको बातों से आप या डोसियर देके ये सब नहीं समझा सकते। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कसाब है या इस्माइल है, इन्होंने जो बेगुनाह को कत्ल किया यहाँ के, क्या इस्लाम की इजाजत देता है इनको? ठीक है, क्या इस्लाम इनकी इजाजत देता है? सर इसी को ये लोग जिहाद बोलते हैं, जिहाद। जिहादी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं सीधे उज्जवल निकम साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद डॉक्टर खान को लेकर आऊंगा। उज्जवल निकम साहब देखिए, आपने सुना आई विटनेस को, आप इस केस को शायद दुनिया में सबसे बेहतर समझते हैं, क्या कहेंगे? अब ये भी मानने को तैयार नहीं है। हमने जियो टीवी का क्लिप दिखा दिया, अब ये कह रहे दहशतगर्दी बुरी चीज है, बोया पेड़ बबुल का आम कहां से पाए? दीपक जी, खान साहब को शायद इस बात का पता भी नहीं होगा कि इन्होंने जिस प्रकार साजिश की थी और इनका मकसद क्या था। 26/11 का आतंकी हमला ये सिर्फ बंबई पे हमला नहीं था, तो ये प्रॉक्सी वॉर करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, भारत से इन्होंने युद्ध खेला था। और इसके बैक में पाकिस्तान की ISI और आर्मी के बड़े बड़े अफसर थे। इसके सबूत हमें प्राप्त हुए और ये सबूत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे प्राप्त हुए जो हमने पाकिस्तान को सौंप दिया है। जहां पठानकोट में जब पाकिस्तान के अटैक किया था उसके बारे में भी सबूत दिए। पहले हमने पाकिस्तान के टीम को, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पठानकोट केस में बुलाया था, वो आए, हमने बोला कि हमको भी एग्जामिन कर रहा है, उन्होंने नकार दिया। पाकिस्तान हर बार ये आतंकवादियों को बना देता है, इतना ही नहीं तो उनको उकसाता है। लेकिन हाफिज सईद आज भी खुलेआम भारत के खिलाफ बोलता है कि भारत से जंग करो। हमारा सवाल खान साहब ये है आपको, क्यों पाकिस्तान इनके खिलाफ कड़ी एक्शन नहीं लेता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह भी साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवादियों का बढ़ावा दिया जाता है तब तक उनको ग्रे लिस्ट में डाला, अभी बारी आई है उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। तब तक पाकिस्तान चीन पर कहां तक निर्भर रहेगा? आप हमारे खान साहब जरा आप अपनी सरकार को सुनाइए कि चीन पे भरोसा मत रखिए। चीन पे भरोसा, वो उनकी बाउंड्रीज बढ़ा रही है। अगर आप लोग पाकिस्तान सरकार को ठीक सलाह देंगे तो मुझे लगता है कि इमरान खान पर कुछ समझेगा, नहीं तो इसी वास्ते आप चलते रहेंगे तो आप फिर एक दिन फंसने वाले हैं। खान साहब सर ये फंसो मत, ये हंसने का जरूरत नहीं है। सर ये पाकिस्तान है ना, ये देश नहीं बचा है सर, ये चीन की कॉलोनी बन गया है। इसको तस्दीक सिंह साहब भी करेंगे और मेरे साथ नए मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा बन गए, जुड़ गए, वो भी करेंगे। खान साहब बताइए, एक मुल्क जो 47 में धर्म के आधार पर बटा, अपने आप को पाक कहा, अब वो उस देश की कॉलोनी क्यों बन गया है जहां पर अल्लाह अकबर कहने से दाढ़ी कटवा दी जाती है, कंसंट्रेशन कैंप्स में रख दिया जाता है? आप चीन की कॉलोनी कैसे बन गए? अच्छा, अब दीपक मैं देखिए आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं आपको, थोड़ा सा हौसले से सुनना आप ना। आपकी बेवकूफों वाली बातें मैंने सबकी सुनी, और दूसरी आपने कहा कि सर समझदारी की बातें तो आपने भी नहीं कही है, क्योंकि सच तो आप बोल नहीं रहे। आप देखो, समझदारी की बातें तो आपने भी नहीं की है, क्योंकि सच आप बोल नहीं रहे। आपने दूसरा सवाल किया भारत को क्या करना चाहिए। भारत को डूब मरना चाहिए कि 10 लोग। सर डूब के कौन मरेगा ये तो इतिहास बता देगा। कौन सा देश पहले खत्म होगा ये इतिहास बता देगा। कौन सा देश पहले खत्म होगा ये इतिहास बता देगा। और सुन लीजिए रहमान मलिक को, रहमान मलिक ने क्या कहा था, सुन लीजिए रहमान मलिक को। बाद मुझे टाइम दिया और फिर आपने मुझे सर डूब मरने की बात कहेंगे तो मेरे अंदर भी दिल है, तब मैं कहूंगा देश पहले पाकिस्तान नहीं बचेगा, देश ही खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए रहमान मलिक को।
किसी की फास्ट करने की इंस्ट्रक्शन ना हम मानी है ना हम मानेंगे। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। मिली बैंड साहब तो कल आए थे, मैं तो परसों की ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर चुका हूं, इसलिए आई होप कि उसको उस तनाजुर में ना देखा जाए। आज भी मैं इन्फॉर्मेशन ही कह रहा हूं, एविडेंस नहीं कह रहा हूं। और इन्फॉर्मेशन जो उसमें लीड्स हैं, लीड्स में अच्छे खासे क्लूज हैं, तो उन क्लूज को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। और एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो समथिंग मटीरियल, समथिंग टेंजिबल, समथिंग विच यू कैन टेक टू द कोर्ट ऑफ लॉ। नेचुरली जब हम कोई केस रजिस्टर करेंगे या हमारी इंक्वायरी आगे चलती है तो ये सारी चैलेंजेबल होंगी। तो देयरफॉर हम वो कोई ऐसे नाइव काम नहीं करेंगे जिसको कल को आपके मुल्क को एम्बैरसमेंट हो। तो क्यों इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी थी बताइए ना। रहमान मलिक ने किस दबाव में थे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे थे हाँ अजमल कसाब के बारे में हमको पता लगा है, हाँ 26/11 के बारे में हमको पता लगा है। और नवाज शरीफ की पार्टी के है ना, नवाज शरीफ साहब ने ही कहा था करगिल को लेकर मेरे पीठ में छुरा घोंपा परवेज मुशर्रफ ने, मैंने तो नहीं कहा था। नवाज शरीफ साहब हर जगह कहते हैं बात कि करगिल को लेकर परवेज मुशर्रफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा था। इसकी भी बात कर दीजिए ना साहब, क्यों बोलते हैं नवाज शरीफ? और क्यों मरियम नवाज बोल रही है कि ये मुल्क अब भिखारी का कटोरा लेने लायक रह गया है? क्यों बोलती है मरियम नवाज? क्यों बोला कराची के रैली में? ये भी बता दीजिए। अब बताइए डूबकर कौन मरेगा, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज को समझा दीजिए ना अपनी पार्टी की सदर को। बोलते हैं फिर आप हमारे बोलती बंद क्यों करते हैं चैनल पे? हम बोल सकते हैं, हम जवाब भी दे सकते हैं। सर मैं बता रहा हूँ ना, तो अपनी सदर मरियम नवाज को समझा दीजिए पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। वो तो गाली दे रही है, वो कह रही है कटोरा लेकर खड़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसीलिए आपके ऊपर दहशत सवार रहती है पाकिस्तान की। सर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक, फिर भी नहीं सुधरेंगे आप। बजाय पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपको हमारा खौफ है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा पता नहीं है। सर वो पाँव कांप रहे थे, वो बाइट निकालो इनके नेता की, इनके नेता की बाइट निकालो। पाँव कांप रहे थे, पाँव कांपने वाली बाइट सुनाओ सर। पाँव कांप रहे थे, क्या निकाले खान साहब? पाँव कांपने वाली बाइट सुनाओ। पाँव कांप रहे थे उसके, आपके विदेश मंत्री के, शाह महमूद कुरैशी के, मोदी का नाम सुन के। मुल्क पाकिस्तान है बिल्कुल। तो ये बातें हैं खुदारा। सर पाँव कांप रहे थे शाह महमूद कुरैशी के, आपके ही बड़े नेता बोल रहे थे पाकिस्तान की संसद में। मैं नहीं बोल रहा था, सुनवाता हूँ, रुकिए सुनवाता हूँ आपको। सीधे चलता हूँ मैं फर साहब के पास। फर साहब क्या कहेंगे इनकी ये बात सुनकर? और फिर शगुन अरोड़ा गाजियाबाद। देखिए खान साहब का बात सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये तो सीनियर है। 26/11 का मैं वहाँ जब डेली मेरा दिन भर का ड्यूटी करके मैं शाम को 7 बजे घर पे आया था और 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे से वहाँ पर CST पर फायरिंग करके ये दोनों आतंकवादी कामा हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और वहाँ से कामा हॉस्पिटल में IPS दाते साहब के ऊपर ग्रेनेड फेंक कर वो संजीवेश कॉलेज पे आते हैं। और जब वापस हमारे जो सेक्रेटरी है उन्होंने मुझे मंत्रालय में बुलाया था, तो अपनी ड्यूटी में निभाने जा रहा था, तो वो दोनों आतंकवादी मेरे सामने आ गए। और मुझे लगा कि वो कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने 2 पुलिस वाले के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद में मुझे समझ में आया कि यही 2 आतंकवादी है। तो मैं उनके आंख के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, तो वो लोग फुटपाथ के ऊपर गिर गए। गिरने के बाद में मेरी गाड़ी वहाँ अटक गई और उसमें उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग किया। आप देख रहे हैं ये जख्म जिंदा है, ये जिंदगी भर जिंदा रहेगा। मेरे 3 उंगली चली गई है, कमर में गोली लगी है और आज भी नहीं मान रहे। शहीद हाफिज जैसे लोग पूरे पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे। कसाब को फांसी हुई, उस पर हम खुश नहीं है, लेकिन ये हमला करने वाले जो इसके मास्टरमाइंड है उनको भी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना चाहिए और हम खत्म करेंगे। शगुन अरोड़ा गाजियाबाद से, फिर के जनरल के सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगा। शगुन अरोड़ा बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या भारत को 26/11 का बदला नहीं लेना चाहिए? न्यू इंडिया को जिसकी बात आप करते हैं, जिसने एक एयर स्ट्राइक किया, जिसने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, शगुन बताइए आप। लेना चाहिए जी, बिल्कुल लेना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि ये पुराने वाला भारत देश नहीं है, ये वो भारत देश है जो आज ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ऐसे आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और 10-12 साल का इंतजाम नहीं करना चाहिए कि 10-12 साल का इंतजार कर रहे हैं इनको सजा देने के लिए। बिल्कुल सही शगुन, अब इंतजार नहीं होगा। जनरल सिन्हा कई बातें कही
कि भारत डूबकर मर जाएगा। अब डूबकर चुल्लू भर पानी में पाकिस्तान मरा हुआ है या भारत? और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर खान साहब की पार्टी इतनी बढ़िया है तो बार बार इनके सदर नवाज शरीफ क्यों कहते थे मुशर्रफ ने मेरे पीठ में छुरा बोल दिया? मरियम नवाज क्यों कराची की रैली में कहती है कि इमरान खान तो कटोरा लेकर खड़ा है? यहां पर गुर्बत इतनी है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं। ये क्या अपनी हकीकत नहीं जानते कि इनकी जन्नत में हकीकत क्या है? कितना जहन्नुम बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को। देखिए दीपक जी, डूब मरने वाली जो आप बात कहे, तो आप ये बताइए 93,000 सोल्जर, तकरीबन 7 डिविजन्स होती हैं, वो जब पूरे के पूरे डिविजन्स लग करके पूरे अपने हथियार को रख देती है, कौन डूब मरेगा? उससे एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके 7 डिवीजन थे, हथियार थी, रसद था, सब कुछ था, आपका देश था, आपने वहाँ सरेंडर कर दिया, और इंडिया की तो वहाँ 4 डिवीजन लगी थी केवल, आपने क्यों कर दिया इतने छोटे फोर्स के साथ? तब वो कहते हैं कि भैया इतने भारी पड़ गए कि हम तो डूब मरे। उन्होंने कहा हम डूब मरे, और आज ये बैठे हुए एक साहब कह रहे हैं कि भारत को डूब मरना चाहिए। कारगिल वॉर में मैंने देखा, कारगिल वॉर में इन्होंने जो आपने कहा ना मुशर्रफ साहब का पीठ में छुरा घोंपने वाली बात, हमारे तो प्रधानमंत्री गए थे, आप भी गए थे शायद उनके साथ, लाहौर बस लेकर के हमने कहा कि भाई शायद इनको दे दें मौका, और इन्होंने फिर और देखिए, हाँ, और वहां डूब मरने वाली बात बताते हैं। हम लोग, मैं तो पाकिस्तान के अंदर था कारगिल वॉर में, और जब हमने इनको सीज फायर हुआ, हमने एक मौका दिया, ये हमारे पैर छू करके जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कर्नल था उस समय कारगिल वॉर में इनके सोल्जर्स, वो कहते थे ना आतंकवादी हैं, NLI के और इनके भावलपुर रेंजर्स के, इस सारे लोग, और क्या ये कहते हैं डूब मरो, ये भेजते। हाँ, आतंकवाद के लिए तो मैं मानता हूं एपी सेंटर है पूरे विश्व में। आज तो यूं ही इनके पूरे वीसा को मना कर देता है, सऊदी अरेबिया कहता है नहीं आओ, फ्रांस कहता है कि पूरे इनको कैंसिल कर दिया, एक पाकिस्तानी को रखना नहीं चाहता। और देखिए 3 देश बच गए हैं, चाइना, क्योंकि चाइना इनसे कुछ करवाना चाहता है, ये भी छोड़ गए थे। इमरान खान भी कहते थे कि भैया हम ना करेंगे यूएन में जा करके, अब बैठे हैं, आया है चाइना, चाइना कहता है नहीं करोगे तो जो भीख के कटोरे में हम दाना डाल रहे हैं तो आप करें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जैसे मोहम्मद वाले लोग जो घूम रहे हैं, और आप देखिएगा ओबामा साहब ने लिखा है, आपको 9/11 हुआ था 2000 में, 8 साल बाद 26/11 हुआ, और 2006 में ओबामा साहब आ गए थे। ओबामा साहब ने अपनी बायोग्राफी में क्या लिखते हैं, ISI और जो आर्मी है ये पूरे के पूरे फट्टा बैठा दिए, पूरी भीख के कटोरे हाथ में डाल दिए। ये बैठ के चैनलों में जो चिल्लाते हैं उनके दानों में पलने वाले लोग हैं, इसलिए वो करते हैं कि वो जिंदा नहीं रह सकते। और आज ये है हालत, अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, 15 जनवरी तक पूरा विड्रॉ हो जाएगा अफगानिस्तान में। और जब ये बात कर रहे हैं ना चाइना का, जो आपने नाम लिया था, सिंजियांग में जो युगुर मुस्लिम हैं, वखान कॉरिडोर्स में चाइना की तरफ जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान जो चिल्ला रहा है ना अभी, ये बैठे चैनलों में और डोजियर दे रहे हैं, बौखलाहट वही है जो आप कहते हैं ना TTP, तालिबान पाकिस्तान, इंसार, वो जो भाग गया इनके पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वो है हक्कानी नेटवर्क, इनके हाथ से निकल चुका। पूरा का पूरा अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं हाथ से निकल चुके। आप दीपक जी बैठिए, आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, नीति और हमारा काम करने का तरीका, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन सिन्हा साहब मैं ये बता दूं, एक है हम ये इन पर आखिरी स्ट्राइक होगी, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान एक देश नहीं बचेगा। और आज मैं ये चैनलों में बैठे हुए जो ये गुर्गे हैं ना ISI के, मैं इनको याद दिलाता हूं, अभी भी मौका है, समझ जाओ भैया, आपके हाथ से POK निकल रहा है, आपके हाथ से सिंध निकलेगा, बलूचिस्तान निकलेगी। जो हम बातें करते हैं ना गिलगित वो तो हमारा है, हम आने वाले हैं, ये हम नहीं मानते। सिंह साहब मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूं, मैं संजय उपाध्याय के पास जाता हूं। संजय उपाध्याय जी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब 1 मिनट रुकिए, के सिन्हा साहब 1 मिनट रुकिए। संजय उपाध्याय जी मुझे बताइए, क्या
पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी से बड़ा कोई देश रह गया है? आपको नहीं लगता सिर्फ चाइना की कॉलोनी बन गया है? थोड़े दिन बाद नमाज बंद हो जाएगी वहां। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है दीपक जी, यह सुअर खाने वाले जिन्ना के माध्यम से हुई है। वह खुद एक मुसलमान नहीं था। 1930 में लाहौर में मुसलमानों ने इसको गधे पे बैठा के मुंह में कालिक पोत कर घुमाया था। वह एक्चुअल में कोई मुसलमान नहीं था। और आप जानते हैं पाकिस्तान की पूरी थ्योरी और पूरी फिलॉसफी फेल है, क्योंकि आप 1971 में जो बांग्लादेश आजाद हुआ, आप समझिए वहां मुसलमानों की कितनी हत्या की इन लोगों ने। ठीक है, मुसलमानों की ही हत्या, और वो होता है पाकिस्तान के अंदर भी। अहमदिया की क्या हालत है, शिया की क्या हालत है, बलूचों की क्या हालत है, सिंधियों की क्या हालत है, जरा इंटरनेट पे सर्च करिए, पढ़िए, मुझे भी पॉइंट्स भेजिए। डॉक्टर खान और फक्कर भाई से पूछना होगा। ब्रेक के लिए रुकते हैं।